रितु शादी करके वर्मा परिवार की बहू बनकर आई है, जहां उसकी जेठानी मोहिनी और सास उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती हैं। अब हो गया ये परिवार पूरा। हाँ, सही कहा बहू। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसा परिवार मिला। ओहो, ऐसा है तो चलो बहू, बस अब तुम भी मुझे जल्दी से दादी बनाने का सुख दोबारा से दे दो। अरे माँ जी, आप भी ना, अभी तो मेरी देवरानी को कुछ दिन नई नवेली दुल्हन होने का सुख लेने दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कहाँ रोक रही हूँ, दादी बनने में 9 महीने तो लग ही जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन मोहिनी अपनी शादी के एल्बम रितु को दिखाने लगती है। ये देखो रितु, ये है हमारी बुआ जी। पूरी शादी में मुंह बनाने का कोई अवार्ड होता ना तो हमारी बुआ जी टॉप कर जाती। क्या दीदी, आप भी ना। उसी वक्त स्वाति अपनी पड़ोसन सरला के साथ घर में आती है। अरे मैं तो आज थक ही गई भाई। लाओ दादी जी, मैं सामान पकड़ लेता हूँ। स्वाति, तेरा पोता तो काफी बड़ा हो गया, अब तो तू दूसरे पोते की तैयारी कर। क्यों छोटी बहू, सही कहा ना मैंने? आप दोनों बैठिए, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। अरे नहीं बहू, मुझे घर जल्दी जाना है, कभी और आती हूँ चाय पीने। ऐसा कहकर सरला अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी वापस से एल्बम देखने लगती है। ये देखो रितु, ये उस वक्त की फोटो है जब रोहन का जन्म हुआ था। मुझे तो पता ही नहीं रोहन कब इतना बड़ा हो गया। मेरे बेटे को तो मेरी सास ने ही बड़ा किया है। हाँ भाई, तो मैं भी तो दादी बनी थी, अपने बच्चों के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। आप जल्दी से रितु भी खुशखबरी दे दे तो मैं गंगा नहा लूं। लेकिन दीदी, पहले बच्चे के टाइम पे तो बहुत दिक्कत आती है ना, वो सब आपने कैसे मैनेज किया? दिक्कत? अरे मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा, मेरे दोनों बच्चों को मेरी सास नहीं पाला है। ओह, फिर तो ठीक है। मेरी सास मेरे बच्चों को भी संभाल लेगी, वरना मैं तो अभी बच्चे के बारे में सोचूं भी ना। क्या हुआ रितु, कहाँ खो गई? नहीं, मैं बस लकी फील कर रही थी कि मैं इस घर की बहू हूँ। रितु के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि मोहिनी दीदी के बच्चों को तो मम्मी जी ने ही पाला, मतलब ये कि अगर मैं भी माँ बनती हूँ तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होगी। ये सोचकर उसके चेहरे पर थोड़ी राहत आई। बच्चा पैदा करना कोई गुड़िया का खेल थोड़ी ना है, एक बार आ जाए दुनिया में फिर तो दिन रात का चैन चला जाता है। लेकिन अगर सासू माँ साथ है तो क्या टेंशन। ये सोचती हुई रितु मोहिनी के पास पहुंची और बोली, दीदी, वो आप कह रही थी ना मम्मी जी ने आपके दोनों बच्चों को पाला था, क्या मैं पूछ सकती हूँ उन्होंने कैसे मदद की थी? अरे रितु, मम्मी जी ना किसी देवी से कम नहीं थी उस समय। जब मुझे प्रेगनेंसी का पता चला था तो मम्मी जी ने सबसे पहले तुलसी के पत्ते में गाय का घी डाल के खिलाया। कहती थी इससे बच्चा बुद्धिमान होता है। फिर हर महीने कुछ न कुछ नया घरेलू नुस्खा। सच दीदी, हर महीने कुछ नया? हाँ, दूसरे महीने नारियल पानी, तीसरे में अनार का रस, चौथे में बादाम पिस्ता का दूध, और अगर कभी तबीयत जरा भी बिगड़ती तो तुरंत अजवाइन का पानी, हल्दी वाला दूध। और क्या स्वादिष्ट पराठे बनाती थी मेरी तबीयत के हिसाब से। मतलब पूरा 9 महीने मम्मी जी एक डॉक्टर और एक शेफ दोनों बनी रही। और जब डिलीवरी का वक्त आया ना तो हॉस्पिटल के बाहर सबसे ज्यादा नर्वस वही थी। संजय तो रोने लगे थे और मम्मी जी, उन्होंने नर्स को धमकी दे दी, अगर मेरी बहू को एक भी खरोंच आई तो समझ लेना। दीदी, अब तो मैं निश्चिंत हो गई हूँ। मैं डर रही थी पता नहीं कैसे होगा ये सब, लेकिन अब मुझे सुकून मिल गया है। और सुनो, मम्मी जी के साथ साथ मैं भी तो हूँ तुम्हारे लिए, कोई टेंशन ना लो। कुछ दिन ऐसे ही प्यार और हंसी ठिठोली में बीतते गए। घर का माहौल बहुत ही खुशहाल था। लेकिन एक सुबह अचानक, अरे राम राम, चक्कर आ रहा है। मम्मी जी, दीदी जल्दी आइए, मम्मी जी गिर रही हैं। सभी दौड़ कर आते हैं। स्वाति, क्या हुआ? मेरी तरफ देखो स्वाति। पापा जी, मैं डॉक्टर को घर बुलाती हूँ। कुछ ही देर में मोहल्ले के डॉक्टर को बुला लिया गया। डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर चेक किया, पल्स देखी और सीरियस होकर बोले, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। डिहाइड्रेशन और कमजोरी की वजह से हालत खराब हो रही है, देर मत कीजिए। हे भगवान, मम्मी जी को कुछ हो गया तो? स्वाति को हॉस्पिटल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया, घबराइए नहीं, इनकी उम्र के हिसाब से ये सामान्य है। इनको बस ज्यादा पानी देना होगा और थोड़ा आराम। कुछ दिन अच्छे से ख्याल रखिए। सबने राहत की सांस ली, लेकिन एक डर सभी के मन में घर कर गया था, अगर मम्मी जी को कुछ हो गया तो? बच्चों, चलो दादी के लिए एक गाना गाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। दादी अम्मा मान जाओ ना,
दादी अम्मा मान जाओ ना। मैं पैर दबा देती हूँ मम्मी जी, आप बस आराम करिए। लो जी, तुम्हारे लिए सेब, अनार और केले लाया हूँ, अब जल्दी से ठीक हो जाओ बस। अरे अरे, इतना प्यार, अब तो मैं रोज बीमार हो जाऊं। मम्मी जी प्लीज मजाक मत करिए, आप हमारी जान है। स्वाति अस्पताल में एक दिन रहने के बाद घर आ गई थी। हालांकि अब भी उनकी तबीयत नासाज थी, इसलिए पूरे घर में मानो जैसे उनकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म बन गई थी। देखो मोहिनी, अब मम्मी का ख्याल रखने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। रीतू, तुम्हें अब मम्मी जी के लिए सब कुछ करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी सबसे अच्छी बहू साबित हो। दोनों बहुएं पूरे मन से सास की सेवा में लग गईं। कभी पानी, कभी दवाई, कभी तकिए ठीक करना, हर पल उनके इर्द गिर्द ही मंडराती। लेकिन तभी एक दिन अचानक ऋतु को तेज चक्कर आया और वो उल्टी करके बेहाल हो गई। हे भगवान ऋतु, क्या हुआ तुम्हें? दीदी, मुझे लग रहा है जैसे मुझे डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी पीना याद ही नहीं रहता। सब घबरा गए और तुरंत मोहल्ले के डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, ये माँ बनने वाली है। मतलब राकेश, तुम बाप बनने वाले हो। क्या सच में? हाँ, और क्या। घर में जैसे पटाखे फूट पड़े। मोहिनी तो नाच उठी। रोहन, रिया, एक और भाई या बहन आने वाला है, अब तुम दोनों बड़े भैया दीदी बन जाओगे। ये छोटा बेबी आएगा, ये। ऋतु मेरी बहन, मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत खुश हूँ और तुम बिल्कुल भी डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। ऋतु की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू डर के नहीं थे, उम्मीद और भरोसे के थे। राकेश ने फौरन सबको मिठाई लाकर खिलाई। स्वाति को भी जब ये पता चला तो वो बहुत खुश हुई। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी आधी तबीयत ठीक हो गई। भगवान तुम लोगों को खुश रखे। ऋतु के दिमाग में वही बात चल रही थी कि मोहिनी दीदी की प्रेगनेंसी के समय मम्मी जी ने उनकी बहुत हेल्प करी थी। वो वैसी ही उम्मीद रखते हुए अगले दिन अपनी सास के कमरे में पहुंची, लेकिन वहां स्वाति तो अपनी तकलीफों में ही डूबी हुई थी। अरे ऋतु, आवा, मेरी हड्डियां तो जैसे रोज रोज बेजान होती जा रही है। दवाइयां ऐसी लगती है जैसे अफीम खा लियो, हर वक्त नींद आती रहती है, शरीर जवाब दे रहा है। बेटा मम्मी जी, वो मैं कुछ, अब तो मन करता है कहीं गंगा किनारे बैठ जाऊं और बस वहीं रह जाऊं। ये बूढ़ा शरीर अब ज्यादा दिन साथ नहीं देगा। जी आप सही कह रही हैं। ऋतु बस मुस्कुराती रही और उनके दर्द में अपना दर्द छिपा लिया। उसे अजीब लगा कि मम्मी जी ने उससे कुछ पूछा भी नहीं, ना ही कोई बात की। वो चुपचाप उठ गई। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर किसी समय आऊंगी। ठीक है ठीक है। शाम के समय रसोई में मोहिनी मौजूद थी जब ऋतु भी वहां पहुंची। अरे ऋतु, अब तो तुझे बहुत ध्यान रखना होगा। शुरू के 3 महीने में ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। बदहजमी करने वाली चीजों से थोड़ा दूर रहना और हर सुबह भीगा बादाम खाना, समझी? हाँ दीदी, जैसा आप कहोगी वैसा ही करूंगी। आप तो सब जानती होगी। अरे तुझसे पहले मैंने भी सब झेला है ना। और कोई नहीं, मम्मी जी ने ही तो हर कदम पर साथ दिया था। पर तुझे देखकर लगता है कि मैं फिर से मां बनने जा रही हूँ। ऋतु ने बातें तो ध्यान से सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। उसे अभी भी यही बात कचोट रही थी कि मम्मी जी ने उससे कुछ नहीं कहा। ऋतु क्या हुआ? तू थोड़ी उदास लग रही है, सब ठीक है ना? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक दिन राकेश ने कहा, ऋतु चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, एक बार जांच करवा ली, ये भी जरूरी है। जी चलिए। डॉक्टर ने अच्छे से चेकअप किया, कुछ जरूरी दवाइयां दी और समझाया कि अभी दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है। माँ की घर में आपकी सास और जेठानी है, वो सब जानती हैं। उनसे भी सीखती रहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि माँ का मन बच्चा महसूस करता है। जी डॉक्टर साहब, आपने सही कहा। दोनों हंसते हुए घर लौटे। ऋतु का मन अब और हल्का हो चुका था। उसे लगा अब मम्मी जी शायद पूछेंगी डॉक्टर ने क्या कहा, लेकिन जब वो घर पहुंची तो पता चला हम आ गए। ऋतु धीरे बोलो, मम्मी जी सो रही हैं। ओह सॉरी। ऋतु ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। 1-2 दिन और ऐसे ही गुजरे। ऋतु के चेहरे पर वो पहले वाली चमक जैसे कहीं खो गई थी। अब वो ज्यादातर समय खामोश और गुमसुम रहने लगी थी। मोहिनी ने नोटिस किया कि ऋतु में कुछ बदलाव है तो वो बोली, ओए ऋतु, क्या बात है, इतना मुरझाई हुई क्यों घूम रही है? तू पहली बार मां बनने जा रही है। औरत की जिंदगी का सबसे सुनहरा पल होता है ये। हंसी तो रोकते नहीं बनती और तू है कि गम की रजाई ओढ़े बैठी है। ऋतु ने अपनी आंखें झुका ली, होठ कांपने लगे और आवाज में मानो दर्द उबल पड़ा। हाँ दीदी, मैं खुश हूँ, बहुत खुश।
ये एहसास, ये पल, सब कुछ बहुत खास है। लेकिन एक बात है जो मेरे दिल में चुभ रही है, अंदर ही अंदर खा रही है। चुप रही है? अरे तुझे सोने का मौका मिला है और तू कांटे ढूंढ रही है। बोल क्या बात है, किसकी बात चुभी है? आपने बताया था ना जब आपकी प्रेगनेंसी हुई थी तो मम्मी जी ने कितना ख्याल रखा था, हर बात सिखाई, हर बात बताई। पर मेरी प्रेगनेंसी में तो जैसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। अरे ओरी देवी, तू भी ना, मम्मी जी की हालत देखी है तूने? दिमाग उनका दवाइयों में उलझा पड़ा है, और उसमें भी वो तुझे टिप्स दें तो अस्पताल की सीधी टिकट कट जाएगी तेरी। और फिर तू तो धन्य है जब वो कुछ नहीं कह रही, वरना उल्टा पुल्टा बोल देती तो कबाड़ा समझो। दीदी जैसे आप उनकी बहू है वैसे मैं भी तो हूँ, मेरा भी तो ख्याल रखना चाहिए ना उन्हें। मैं मानती हूँ कि वो बीमार है, लेकिन एक बार पूछ तो सकती थी ना, बस एक बार। मोहिनी ने गहरी सांस ली और चुप हो गई। रितु ने नजरें झुका ली और बुदबुदाते हुए बोली, क्या है, जाने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। देखते ही देखते 2 महीने और निकल गए। अब तीसरा महीना शुरू हो गया था, प्रेगनेंसी का सबसे नाजुक मोड़। उसी सुबह मोहिनी रितु के पास आई और उसे अपने पास बिठाया। देखो रितु, अब तुम्हारा तीसरा महीना शुरू हो गया है। ये प्रेगनेंसी का खतरनाक मोड़ होता है, ना आगे के दिखते ना पीछे के। अब जो भी करोगी सोच समझ कर करना, ना दही खाना ना अनानास, और हाँ ऊंचे कुचक के मच्छर मारना बंद करो। ये रहा लिस्ट, क्या खाना है क्या नहीं खाना है सब कुछ लिखा है इसमें। दीदी इतना सब कुछ? आप तो डॉटर इन लॉ नहीं डॉक्टर इन लॉ निकली। शुक्रिया, आपने जैसा लिखा है मैं वैसा ही सब कुछ करूंगी। मोहिनी मुस्कुराई। चलो अब मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ। उस दिन मोहिनी ने रितु के लिए बादाम और छुहारे का हलवा बनाया, एकदम शुद्ध देसी घी में। रितु ने खाते ही कहा, वाह दीदी, आज तो जैसे आत्मा तृप्त हो गई। इधर 2 महीने में स्वाति की तबीयत में कुछ सुधार जरूर आया था, लेकिन कमजोरी अब भी थी और मूड का मीटर कभी भी ब्लास्ट कर सकता था। एक दिन रितु ने अपनी सहेली को फोन मिलाया। पहले तो प्रेगनेंसी की बात हुई, बहुत सारी बधाइयां और ठहाके लगे, फिर बात सीरियस हो गई। पता है मम्मी जी ने मेरी जिठानी के वक्त कितना ख्याल रखा था, और अब मेरे साथ ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई किराए की बहू हूँ। बीमार है ये मैं समझती हूँ, पर इतना भी क्या बीमार के तो बातें ना कर सके। देख रितु, तू जो सोच रही है वो गलत नहीं है। तू माँ बनने जा रही है, तुझे भी तो जरूरत है प्यार की, गाइडेंस की। पर कभी कभी इंसान ना जब खुद टूट रहा होता है तो दूसरों की परवाह करना मुश्किल हो जाता है। तो बस खुद का ख्याल रख और मम्मी जी को भी थोड़ा टाइम दे, समझी? सब ठीक हो जाएगा। रितु थोड़ा हल्का महसूस करने लगी, पर उदासी अभी भी कहीं भीतर अटकी हुई थी। और फिर एक शाम रितु आंगन में चुपचाप बैठी थी, चेहरे पर थकान, आंखों में खालीपन। तभी मोहिनी आई। ऐ रितु, चल उठ, आज तुझे घुमा के लाती हूँ, थोड़ा मूड बदलेगा, वरना तेरी सैड फेस से तो दीवारें भी रोने लगेगी। चल चल चल। मोहिनी रितु को एक ऐसी जगह लेकर गई जहां सिर्फ प्रेग्नेंट औरतें आती थी। वहां सभी मिलकर हल्की एक्सरसाइज करती, हंसती गाती। रितु पहले थोड़ी झिझकी, पर फिर धीरे धीरे शामिल हो गई। 1 घंटे बाद जब बाहर निकली तो मोहिनी उसे सड़क किनारे वाले ठेले पर ले गई और खट्टी इमली दिलवाई। दीदी आज तो मजा ही आ गया। थैंक यू सो मच। चल हट, ज्यादा मेलोड्रामा मत कर। चल अब घर चले, वरना तेरी ये इमली वाली शक्ल देख के मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं। दोनों हंसती खिलखिलाती घर आ गई। एक सुबह जब रितु की आंख खुली तो उसका सर भट्टी की तरह जल रहा था। आंखों के सामने धुंध छा रही थी और पूरे शरीर में अजीब सी कंपकपी हो रही थी। वो बमुश्किल से अपने बिस्तर से उठी और दीवार पकड़ते हुए कमरे से बाहर आई। अरे रितु, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? चेहरा तो सफेद चादर जैसा लग रहा है। पता नहीं दीदी, बहुत थकान लग रही है और सर बहुत भारी है। रुको रुको, अभी चेक करती हूँ थर्मोमीटर से, बैठो यहीं। मोहिनी भागते हुए अंदर से थर्मोमीटर लेकर आई और रितु के मुंह में लगा दिया। कुछ मिनटों बाद जब थर्मोमीटर निकाला तो 102 डिग्री। हाय राम, तुम्हें तो तेज बुखार है। रुको मैं दवा देती हूँ। नहीं, दवा नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसे में एलोपैथिक दवाई जहर साबित हो सकती है। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा दीदी, ऐसे कैसे करूंगी? अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो अभी घर का नुस्खा बनाती हूँ जो मेरी नानी बनाया करती थी। ऐसा जादू चलेगा, बुखार भाग खड़ा होगा। हाँ, फिकर नॉट। मोहिनी रसोई में गई, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, शहद का देसी काढ़ा बनाकर लाई। रितु ने जैसे ही घोंट लिया थोड़ी राहत महसूस हुई। तभी स्वाति की आवाज आई।
कौन खास रहा यूं जान निकाल कर? माँ जी मुझे बुखार हो गया है। ओहो, ध्यान रखा करो, ये मौसम बड़ा चालू है, खुद का ख्याल रखो। इतना सुनकर रितु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पहली बार स्वाति ने हालचाल पूछा था, लेकिन उसी शाम को जब रितु बालकनी में बैठी थी, उसने देखा कि स्वाति मोहिनी के बच्चों के साथ बैठी हंसी ठिठोली कर रही थी। मम्मी जी को सिर्फ मोहिनी दीदी और उनके बच्चों से लगाव है, मेरा तो जैसे अस्तित्व ही नहीं है। स्वाति ने उसे देखकर बुलाया भी। अरे रितु, आओ यहाँ बैठो, बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती कर लो, मूड अच्छा हो जाएगा। अभी थोड़ा काम है मम्मी जी, बाद में आती हूँ। वो बहाना बनाकर वहां से निकल गई। मन भारी था और दिल में बेमतलब की भावनाओं का तूफान चल रहा था। अगले दिन रितु अपने कमरे में थी। राकेश आया, हाथ में दूध का ग्लास लिए। कैसी हो? कुछ खाया पिया आज? क्या बनवाऊं तुम्हारे लिए? कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। अरे वही मोहिनी भाभी तो खुद बार बार पूछ रही थी, और मैं तो तुम्हारे लिए दूध भी। जब मम्मी जी को मेरी परवाह नहीं है तो आपको इतनी क्यों है? क्या तुम कहना क्या चाह रही हो कि मेरी माँ को तुम्हारी कोई चिंता नहीं? हाँ, आज तक आपने कभी देखा मम्मी जी को ये पूछते हुए सुना, बेटा कैसी हो, कुछ चाहिए? मोहिनी दीदी के बच्चों पर जान देती है, पर मैं तो बस एक मेहमान हूँ इस घर में। राकेश की आंखों में गुस्से और दुख का तूफान उमड़ पड़ा। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब सोचते हुए? मेरी माँ अब बीमार रहती है। जो बात मोहिनी दीदी ने बताई वो तब की है जब मम्मी पूरी तरह स्वस्थ थी। अब तो उन्हें अपने हाथों से पानी भी हमें देना पड़ता है। मुझे लगा शायद मैं अनचाही हूँ यहाँ सबके लिए। तभी बाहर से मोहिनी की आवाज आती है, जो पास से गुजर रही थी। राकेश सही कह रहा है रितु, माँ जी अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। तुमसे कुछ छूट गया है दिखने में। उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है। मत बनाओ खुद को अलग इस घर से। हम सब तुम्हारे साथ है रितु, और तुम्हें पता है मम्मी हर समय हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करती रहती है। रितु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि वो खुद ही अपनी भावनाओं में उलझकर चीजों को गलत समझ बैठी थी। माफ कर दीजिए दीदी, राकेश, अब मैं ऐसी बातें दोबारा नहीं सोचूंगी। यही तो चाहिए था रितु, हम सब एक परिवार है, बस थोड़ी समझदारी की जरूरत होती है रिश्तों को निभाने के लिए। उस दिन पहली बार रितु को ऐसा लगा जैसे उसने सच में अपना घर पा लिया है। उषा की बेटी नैना की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। जहां एक तरफ नैना शादी के बाद नए परिवार में सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही थी, वहीं उसकी मां उषा बेटी के मुंह में बेचैन थी। बचपन से लेकर आज तक उषा ने बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा किया था, इसलिए जब भी वो बेटी की कोई भी पसंदीदा डिश बनाती, उसे यही लगता कि किसी बहाने उसकी बेटी भी आकर अपनी पसंद की डिश चख सके। कितने दिन हो गए माँ आपके हाथ की कढ़ी चावल नहीं खाए। आज सचमुच ना मुझे आपके हाथ की कढ़ी चावल की बहुत याद आ रही है। आपको याद है कढ़ी में पकौड़े खाने के लिए मैं भैया से कितना झगड़ा करती थी? अरे बेटा याद है, सब याद है। अपने बच्चों की मीठी यादों को माँ कभी भूलती है क्या? अगर याद आ रही है ना बेटा तो आजा कुछ दिन के लिए मायके। जो तो कहेगी तेरी पसंद का मैं अपने हाथों से बना कर खिलाऊंगी। नहीं माँ, अभी तो मैं नहीं आ सकती। बस आपकी याद आई तो मैंने फ़ोन कर दिया, और कोई बात नहीं। नैना के फ़ोन रखने के बाद मेघा बहू, नैना का फ़ोन आया था, कह रही थी उसे घर की और मेरे हाथ के बने खाने की बहुत याद आ रही है। अरे मम्मी जी, तो बुला लीजिए ना नैना को कुछ दिन के लिए यहाँ रुकने। अरे मैंने कहा तो था, लेकिन वो कहने लगी नहीं निखिल जी को एक ट्रिप पर जाना है, ऐसे में सास ससुर को अकेला छोड़कर नहीं आ पाएगी। अरे मम्मी एक काम करो ना, यहाँ तो वैसे भी पेंटिंग का काम चल रहा है, पूरा दिन खटपट होती रहती है, जिससे आप दोनों सास बहू वैसे ही परेशान रहती हो। मेरी बात मानो तो आप नैना के यहाँ चली जाओ और कुछ समय उसके साथ बिताओ। और ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि हमेशा बेटियां ही मायके आएंगी? अगर नैना बिजी है तो आप भी तो उसके ससुराल जाकर कुछ दिन उसके साथ समय बिता सकती हैं। बात तो तेरी ठीक है बेटा, लेकिन बहू यहाँ अकेले परेशान हो जाएगी। अरे नहीं मम्मी, आप अकेले थोड़ी ना जाएंगी, आप दोनों तैयारी कर लीजिए। मैं कल सुबह आपको नैना के यहाँ छोड़ देता हूँ, उसके लिए भी सरप्राइज हो जाएगा, और निखिल जी के जाने के बाद उसका मन भी आप लोगों को देखकर अच्छे से लगेगा। बेटी का सुझाव उषा को काफ़ी पसंद आया था, इसलिए दोनों सास बहू तुरंत ही बेटी के यहाँ जाने की तैयारी में लग जाती हैं। अगले दिन सुबह नैना के दरवाजे की घंटी बजती है। अरे मम्मी, आप अचानक से यहाँ?
तेरे लिए एक और सरप्राइज है बेटा, इसीलिए हमने यहाँ आने से पहले तुझे फोन करके नहीं बताया। उषा बहू को आवाज़ लगाते हैं। तभी उसकी भाभी भी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। सरप्राइज देखो, तुम्हें मायके की याद आ रही थी ना, लेकिन तुम मायके आ नहीं सकती थी, इसलिए तुम्हारा मायका ही तुम्हारे पास आ गया। बताओ कैसी लगी सरप्राइज? सच में भाभी, आप दोनों को यहाँ देखकर ना मुझे बहुत खुशी हुई है। आप लोग अंदर चलिए, आइए। नैना अपनी भाभी और माँ को हॉल में बिठाकर खुशी से चहकते हुए रसोई की तरफ जाने लगती है। अरे बेटा, समधन जी आई है, तो ऐसा कर उनके साथ बैठकर थोड़ा समय बिता। चाय नाश्ता मैं भिजवाती हूँ कम्मों के हाथ। ठीक है मम्मी जी। नैना की सास नौकरानी कम्मों के साथ चाय नाश्ता अभी तैयारी कर रही थी, इतने में उसकी भाभी रसोई में पहुंच जाती है। अरे आंटी जी, आप क्यों चाय बना रही हैं? अरे बेटा, चाय तो बस बनने ही वाली है, तुम आराम से बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ। नहीं, आप चाय क्यों बनाएंगी? आप आराम से बैठिए, चाय मैं बना कर लाती हूँ। और वैसे भी ना मम्मी जी को मेरे हाथ की चाय ही पसंद है, किसी और के हाथ की चाय उनको पसंद नहीं आती। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अपने घर में तो तुम रोज़ चाय बनाती ही हो, आज मेरे हाथ की चाय पी कर देखो। नहीं आंटी जी, मैं ना मम्मी जी के लिए स्पेशल चाय बनाती हूँ, जिसमें लौंग, तुलसी, सौंफ, अदरक सब कुछ डालती हूँ। इतना ही नहीं, किस चीज़ की कितनी मात्रा चाय में डलेगी वो तो मैं ही जानती हूँ ना। इसलिए आपकी बनाई हुई चाय शायद ही उनको पसंद आए। आप जाकर बैठिए ना, मैं 10 मिनट में सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। नैना की भाभी के बार बार कहने पर सास उर्मिला रसोई से बाहर निकल जाती है और भाभी चाय बनाने लगती है। बड़ी अजीब है नैना की भाभी, मेहमान होकर ज़रा सा भी संकोच नहीं है। अगर मैंने चाय बना ही दी थी तो पी नहीं सकती थी? मेरे हाथ की चाय पीने से कुछ बिगड़ तो नहीं जाता? और सबसे बड़ी बात कि किसी के घर जाने के बाद इस तरह से कौन कहता है मम्मी जी मेरे अलावा किसी और के हाथ की चाय नहीं पिएंगी? नैना की सास को उसकी भाभी की ये बातें थोड़ी खटक गई थी, लेकिन फिर भी घर आए मेहमानों का वो अपमान नहीं करना चाहती थी। और बताइए बहन जी, कैसे हैं आप लोग? घर पर सब लोग कैसे हैं? आने से पहले आपने कोई सूचना भी नहीं दी, वरना हम थोड़ी तैयारी करके रखते तो आप लोगों को कष्ट नहीं होता। अरे बहन जी, इसमें कष्ट वाली क्या बात है? अपनी बेटी के घर आए हैं, कोई मेहमान थोड़ी ना है कि हमारे स्वागत में आपको कुछ विशेष इंतज़ाम करने होंगे। और रसोई की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, मैं और मेरी बहू है ना, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। अरे नहीं बहन जी, आप लोग क्यों संभालेंगे? आप तो हमारे मेहमान हैं। आप आराम से बैठकर बस हमें आज्ञा दीजिए, अपनी पसंद नापसंद बताइए, बनाकर खिलाने की जिम्मेदारी तो मेरी और नैना की है। अरे बहन जी, आप तो जानती हैं कि माँ का दिल कैसा होता है। बिटिया को अपने हाथ से पकाकर उसकी पसंद की चीज़ें खिलाने का ना बड़ा मन करता है। अब शादी हो गई है तो नैना रोज़ रोज़ मायके तो आ नहीं सकती। अब अगर हमें मौका मिला है उसके ससुराल आकर कुछ दिन साथ रहने का, तो मुझे बनाकर उसे खिलाने दीजिए ना। उषा के बार बार जिद करने पर अंत में उर्मिला हार मान जाती है और अपनी समधन उषा और उनकी बहू को अपनी रसोई सौंप देती है। अगले दिन नैना के ससुर कहते हैं, सुनती हो निखिल की माँ, आज नाश्ते में थोड़े से पकोड़े बना लो। अरे भाई, कई दिन हो गए गर्मा गर्म पकोड़े नहीं खाए, और फिर समधन जी भी आई है तो पकोड़े बना लोगी तो अच्छा ही होगा। ठीक है पापा जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे नैना, तुम्हें पकोड़े बनाने की क्या ज़रूरत है? तुम जाओ, जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद है। सच भाभी, मुझे तो सच में आपके हाथ के पकोड़े बहुत पसंद है। जब आप अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म पकोड़े बनाती थी ना, तो मेरा तो खुशबू से ही मुंह में पानी आ जाता था। अरे तो फिर देर किस बात की है? आज ही खिलाती हूँ तुम्हें गर्मा गर्म पकोड़े और अदरक वाली चाय। थोड़ी देर रुक जाओ बस। ननद को पकोड़े खिलाने का वादा करके नैना की भाभी रसोई में पहुंच जाती है और पकोड़ों की तैयारी करने लगती है। अरे बेटा, पकोड़े बना रही हो तुम, तो मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी चटनी पीस देती हूँ। और निखिल के पापा है ना, उनको चटनी से ही पकोड़े खाने अच्छे लगते हैं। अरे नहीं, चटनी की क्या ज़रूरत है? पकोड़े तो अदरक वाली चाय के साथ ही स्वादिष्ट बनते हैं। और मैंने कहा ना, रसोई की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ बनाकर थोड़ी देर में तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगाती हूँ। अरे बेटा, लेकिन तुम्हें चाय से पसंद है तो तुम चाय के साथ खा लो, लेकिन निखिल के पिताजी चाय के साथ पकोड़े नहीं खाएंगे। अरे आंटी जी, मेरी बात मानकर आज आप मेरे हाथ के स्पेशल पकोड़े चाय के साथ खाकर देखिए,
तब आपको समझ में आएगा कि मेरे हाथ के पकोड़े में जादू है, जादू। अरे क्यों चटनी बनाकर पकोड़े का टेस्ट खराब करना। नैना की सास बार बार चटनी पीसने के लिए कहती रहती है, लेकिन नैना की भाभी अपने आगे उनकी चलनी ही नहीं दे रही थी और वो चाय से पकोड़े खाने की बात पर अड़ी हुई थी। उर्मिला के लाख कोशिश करने के बाद भी नैना की भाभी हाथ पकड़कर उन्हें रसोई से बाहर निकाल देती है। जब मैं कह रही हूँ कि हमें चटनी से पकोड़े खाने हैं तो इसमें क्या ज़बरदस्ती है कि हम ज़बरन उनकी तरह चाय से पकोड़े खाएं। अरे भाई, अपना अपना टेस्ट होता है। ये छोटी सी बात इसे समझ में क्यों नहीं आ रही। मम्मी जी, मुझे ना कढ़ी पकोड़े खाने का बहुत शौक है। अब जब नाश्ते में पकोड़े बन रहे हैं तो ऐसा करते ना, लंच में कढ़ी चावल बना लेते। इन्हीं पकोड़ों को कढ़ी में डाल देंगे और लंच भी तैयार हो जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, बना लेना तू। लेकिन मम्मी जी, मुझे कढ़ी बनानी नहीं आती। मेरे मायके में तो हमेशा मेरी मम्मी कढ़ी बनाती थी। अच्छा ठीक है, मैं तुझे बताते जाऊंगी, तुम बनाना। ऐसा करने से तू सीख भी जाएगी कि कढ़ी कैसे बनाते हैं। ठीक है मम्मी जी। नैना जैसे ही रसोई में कढ़ी बनाने के लिए पहुंचती है, पीछे से उसकी माँ और भाभी भी रसोई में आ जाते हैं। अरे बहन जी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे कुछ नहीं, हमने सोचा पकोड़े काफ़ी सारे बच गए हैं तो कढ़ी बना लेते हैं, और फिर नैना को कढ़ी पकोड़ा पसंद भी है। वो तो ठीक है, लेकिन ये कढ़ी में आप अजवाइन क्यों डाल रही हैं? और इतना सारा बेसन डालकर बनाएंगे ना तो कढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। आप ऐसा करिए, छोड़िए कढ़ी, मैं बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ इसी तरह से कढ़ी बनाई जाती है, और हम तो इतने सालों से अजवाइन में छोंक कर ही कढ़ी खा रहे हैं। अरे तो आज तक आप गलत तरीके से कढ़ी बना रहे थे। कोई बात नहीं, मैं सही तरीके से कढ़ी बना देती हूँ। आज आप मेरे हाथ की कढ़ी खाकर देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे लेकिन हमें थोड़ी गाढ़ी कढ़ी पसंद आती है। अब थोड़ा कम बेसन डालेंगे तो कढ़ी उतनी गाढ़ी नहीं बनेगी, और निखिल के पापा को ना पतली कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं। अरे बहन जी, कढ़ी का तो मतलब ही होता है हल्का भोजन। कढ़ी को मट्ठे से बनाया जाता है, इसलिए इसे मट्ठे की तरह ही पतला होना चाहिए, तभी तो उसमें असली स्वाद आता है। मुझे तो लगता है आज तक आपने असली कढ़ी खाई ही नहीं। चलिए, अब मैं आपको कढ़ी बनाना सिखा देती हूँ। नैना की माँ की बात सुनकर अब तो उर्मिला बिल्कुल चिढ़ गई थी। अरे 30 साल हो गए मेरी शादी को, आपके कहने का मतलब क्या है, हैं? कि मैं 30 साल से गलत तरीके से कढ़ी बना रही हूँ? देखिए बहन जी, सही गलत जैसी कोई बात नहीं होती। जो जैसा खाता है उसे वही अच्छा लगता है, लेकिन आपको तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ बनने वाला खाना सब गलत तरीके से बन रहा है, और जो आप बनाते हैं वही सही है। अरे मम्मी छोड़िए ना, क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती हो? अच्छा, मुझे ना आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उर्मिला की बेटी रश्मि ने जब रसोई में माँ के सुर बिगड़ते हुए देखे तो वो उसे पकड़कर अपने कमरे में ले आई। अरे माँ, क्या हो गया था आपको? अरे वो 4 दिन के लिए आए हैं, मेहमान है हमारे घर में। कोई बात नहीं, अगर वो अपने तरीके से कढ़ी बनाना चाहते हैं तो बनाने दीजिए ना, आपको क्या परेशानी है? वो बना कर खिला रही है तो आप आराम से बैठ कर खाइए ना। अरे ये बात नहीं है बेटा, वो बना रही है और हम बैठ कर खाए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो हमारे घर में अपनी मनमानी चला रही है। हमारा किया हुआ हर काम उन्हें गलत लगता है, हर चीज़ में अपनी नाक घुसाती है वो। अरे ये बात तो उनको भी समझ में आनी चाहिए ना कि वो मेहमान है तो मेहमान की मर्यादा में रहे। अब मेहमान हर चीज़ में इंटरफेयर करेंगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अब ये क्या बात हुई कि मैं 30 साल से गलत तरीके से कढ़ी बना रही हूँ? कभी कहती है चटनी नहीं खानी चाहिए, कभी कहती है मैं चाय अच्छी नहीं बनाती। अरे कोई कितना बर्दाश्त करेगा। अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है माँ कि ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। तेरे कहने का क्या मतलब है, मैं समझी नहीं। आपको याद है माँ, जब भाई का रिश्ता नैना के यहाँ जुड़ा था तो क्या हुआ था? 6 महीने पहले। अरे बेटा नैना, देखो अब हमारा रिश्ता तुम्हारे परिवार के साथ जुड़ गया है, इसलिए तुम्हारे परिवार की अच्छाई हो या बुराई, हर चीज़ का प्रभाव हमारे भी परिवार की गरिमा पर पड़ेगा। इसलिए अपने परिवार को कहना, आज तक उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन अब विशेष ख्याल रखें। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी मम्मी जी। आपको किस बात से समस्या है, साफ साफ कहिए ना। देखो बेटा, जब तुम्हारी मम्मी ही ऐसे बेहुदे कपड़े पहना करती है तो तुमसे हम क्या ही उम्मीद लगाए। ब्याहने लायक बेटी हो गई है और सूट सलवार पहनकर रिश्तेदारों के सामने आ जाती है। अरे कुछ तो ख्याल रखना चाहिए ना अपनी और हमारी इज्जत का। सास से फ़ोन पर खरी खोटी बातें सुनने के बाद नैना अपनी माँ को सूट की जगह साड़ी पहनने को कह देती है। बेटी की सास का अपने पहनावे पर कमेंट सुनकर उषा को बहुत बुरा लगता है।
निखिल ने बताया कि तुम्हारे पापा एक छोटा सा लॉन बुक कर रहे हैं। देखो बेटा, हमारे 4 रिश्तेदार आएंगे, इज्जत की बात है। पापा से कहो कोई फार्म हाउस बुक कर ले, रोज़ रोज़ तो बेटी की शादी होती नहीं। अच्छा, मैंने देखा है तुम्हारी माँ को चटक रंग बहुत पसंद है, लेकिन उनसे कहना बेटी की शादी में उसे ही चमकने का मौका दे। हमें तो डर है कि कहीं वही लहंगा पहनकर दुल्हन बनकर बारात के सामने ना आ जाए। हैं भाई, हमें तो ये माँ का लहंगा पहनने का रिवाज कतई पसंद ना है। चाहे कुछ भी कहो, माँ तो माँ की तरह सादे कपड़ों में ही अच्छी लगती है। शादी में आने वाले सामान से लेकर नैना के परिवार के कपड़े, उनके सजने संवरने, लॉन पसंद करने, हर काम में उर्मिला ने अपनी भरपूर मनमानी चलाई थी। अरे ये सब क्या है मम्मी? आपको पसंद नहीं है आप मत पहनना, लेकिन नैना की माँ को उनकी पसंद के कपड़े गहने पहनने से आप रोकने वाली कौन होती है? आप खुद क्या पहनेंगी बस वही आप डिसाइड करो। नैना और उसका परिवार क्या पहनेगा, कैसे अरेंजमेंट करेगा, कहाँ करेगा, उनसे आपका क्या लेना देना? ये सब उनकी समस्या है ना। उनकी अपनी भी तो कुछ इच्छाएं रही होंगी ना अपनी बेटी की शादी को लेकर, तो करने दो ना उन्हें अपने मन की। अरे मेरे बेटे की भी तो शादी है, 4 रिश्तेदार जमा होंगे। अच्छा लगता है क्या कि कोई अगर दुल्हन की माँ को देखकर मुंह दबाकर हंसे तो? अब तेरी सास को तो कुछ ज़्यादा ही जवान बनने का शौक है, तो मैं क्या करूं? मम्मी, सबके अपने अपने विचार और सोच होती है। शादी में उन्हें कौन सी चीज़ देनी है कौन सी नहीं, ये तो उनके बजट पर निर्भर करेगा ना। ऐसे डिमांड करने से तो आप उनके बजट पर अतिरिक्त भार ही डाल रही हैं। बेटे का इस तरह अपने होने वाले ससुराल का बात बात में पक्ष लेना उर्मिला को कतई नहीं सुहाया था। अभी तो शादी तक हुई नहीं और अभी से बीवी और उसके मायके वालों का हो गया मेरा बेटा। पता नहीं कल को शादी करके आ जाएगी तो क्या गुल खिलाएगी। बेटे के समझाने पर भी उर्मिला को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था, बल्कि होने वाली बहू और उसके परिवार की जिंदगी में दखल देना वो अपना अधिकार समझ रही थी। किसी तरह शादी संपन्न हुई और नैना अपने ससुराल पहुंच गई। शादी के बाद, देखो बेटा नैना, आज तुम्हारा पग फेरा है। 3 दिन बाद हमारे यहाँ से निखिल, तुम्हारे पापा जी और कुछ खास रिश्तेदार तुम्हारी विदाई कराने आएंगे। अपनी मम्मी से कहना मेहमानों की खरीदारी में कोई कमी ना करे। सभी मेहमानों को लौटते समय तिलक लगाकर शगुन के लिफाफों के साथ कपड़े भी दे। ठीक है मम्मी जी। निखिल, मम्मी जी ने शादी में हर काम में अपनी मनमानी चलाई है, लेकिन अब शादी के बाद इस तरह मम्मी पर दबाव बनाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अरे उनके घर आए मेहमानों को क्या खिलाना है, कितना शगुन देना है, ये तो वो खुद तय करेंगी ना। इस तरह मांग कर लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा। आप प्लीज़ मम्मी जी से बात करो ना। मम्मी, भाभी बार बार भाई से कह रही थी कि वो आपको समझाए, लेकिन आप समझने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे उस समय आपने अपनी सीमाओं को पार करके उनके हर मैटर में अपनी टांग अड़ाई, आज वही रवैया तो वो आपके साथ अपना रही हैं, ताकि आपको एहसास हो सके कि जब कोई हमारे पर्सनल मुद्दों पर खुद निर्णय लेता है और ज़रूरत से ज़्यादा दखल देता है तो कैसा लगता है। रश्मि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना है। मैं मम्मी को कह कहकर थक गया था। उल्टा मम्मी तो मुझे ही जोरू का गुलाम बताने लगी थी, और फिर मैंने नैना के साथ मिलकर ये सारा खेल खेला, ताकि जब भाभी और मम्मी जी आकर आपके सामने, आपके घर, आपके किचन पर हक जमाए, तो आपको समझ में आया कि आपने उनके साथ क्या किया है। उर्मिला को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो उषा से माफ़ी मांगती है और वादा करती है कि आगे से उनके मुद्दों में दखलंदाजी नहीं करेगी। अपनी समधन को माफ़ी मांगते देख उषा भी प्रेम से उन्हें गले लगा लेती है और दोनों सास बहू अपना नाटक बंद करके खुशी खुशी वापस अपने घर लौट जाती हैं।